Okay, good morning to everyone. Good morning to everyone. Good morning, sir. है ना? Good morning, sir. We are going to start our class. ठीक है? तो जस्ट इसमें ये कि as you know कि आपकी जो नीट की डेट है ना वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है. That will be held on the 26th July, right? जैसे कि नोटिफिकेशन आया है. तो ये चीज है कि आपके पास एक टाइम स्लैब बढ़ गया है. तो आपका मेन पर्पस ये है कि इस टाइम स्लैब को आप किस तरह से यूटिलाइज करें, है ना? मेन पर्पस आपका अभी यही होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम स्लैब को अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे ठीक से तो आप काफी चीजें भूल जाओ. तो हमें भूलना नहीं है, आपको पूरे सब्जेक्ट के हमेशा टच में रहना. और दूसरी चीज है कि प्रॉपर्ली चीजों को रिवाइज करना. आपके पास इतना एम्पल टाइम है कि आप पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, है ना? भाई अगर हम फिजिक्स को रिवाइज करना चाहें तो पूरे चैप्टर्स को फिर से हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, राइट? तो वही पर्पस है आपकी ये क्लास लगाने का कि भाई डाउट्स भी होंगे आपके, और प्लस हम एक सिस्टमैटिक वे में चैप्टर्स को रिवाइज करें, कि भाई सिस्टमैटिक वे में सारे चैप्टर्स अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. तो ये पर्पस है इस क्लास को हेल्प करने का. तो इसमें ये होता है कि जब हम ये इस तरह की क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, तो जो मैं क्लास लेता हूँ ऑलमोस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन एक ही जैसी होती है ना? इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है. फर्क तो ये है कि सामने मेरे कोई स्टूडेंट नहीं होता है. बाकी इफेक्टिवनेस वैसी होती है जैसे कि नॉर्मल आप क्लासरूम में पढ़ते हो, ठीक है? तो उनमें कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? तो उसमें बस आपका थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है, यू मेंटेन योर डिसिप्लिन. और उसमें माइक को हम मोस्टली केस में अनम्यूट मोड में रखते हैं और म्यूट मोड में रखते हैं, और तभी अनम्यूट करते हैं जब आपको कुछ कम्युनिकेट करना हो, अदरवाइज नहीं तो अननेसेसरी नॉइज आता है, ठीक है? तो बस ये डिसिप्लिन करेंगे और एकदम सिंसियरली पढ़ेंगे, और जैसे हम सिंसियरली पढ़ेंगे तो आप देखोगे काफी आपको इम्प्रूवमेंट, राइट? तो यहाँ पर्पज वही है कि व्हाट आई डू कि स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा रिवाइज करना हम शुरू करते हैं, कि स्टार्टिंग से हम आपको रिवाइज करते हैं. और रिवीजन का जो तरीका है ना, कि हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि अब हम कोई थ्योरी पढ़ना शुरू कर दें, है ना? क्योंकि थ्योरी पढ़ने में, थ्योरी तो हम सब जानते ही हैं, जितनी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए जितनी थ्योरी की जरूरत पड़ती है, कभी जरूरत पड़ेगी तो थ्योरी में बता दूंगा आपको. अगर आप बोलोगे कि नहीं इसकी थ्योरी में बढ़ा दो आप, तो आई विल टीच दैट आल्सो, राइट? लेकिन अभी मेरा पर्पस ये है कि स्टार्टिंग से जो भी चीज आपके सिलेबस का है उसको पूरा वन बाय वन एक एक क्लास में रिवाइज करते हैं. हर क्लास में एक नया चैप्टर हम रिवाइज करेंगे थ्रू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, है ना? रिवाइज करने के सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो कोई थ्योरी का रिवीजन नहीं होता, बल्कि न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा, है ना? तो उसमें वही होगा कि वन बाय वन मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दूंगा, आप पहले अटेम्प्ट करोगे, उसके आंसर बताओगे, आपसे बहुत लोग उसमें सॉल्व कर लेंगे तो भी सही है, अदरवाइज फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. तो ये प्रोसेस हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आज जो पहला चैप्टर है ना, यहाँ पे वन बाय वन अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वी स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स, है ना? यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर आप स्टार्ट करोगे, वी स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स. और काइनेमेटिक्स के बाद वैसे ही जैसे आपका सीक्वेंस होता है, लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा. हर क्लास में एक एक चीजें चलती रहेंगी, है ना? यहाँ 11 से स्टार्ट होगा तो 12 तक फिनिश. तो आपका एक जो क्लास चलेगी उसमें अपने आप ही सारी चीजें क्या होंगी, जैसे कि आपकी रिवाइज होती है. आज जो हम पढ़ेंगे, दिस इज नीट 2020 क्लास, है ना? जो कि आपका इसका जो सिंपल सा पर्पस है वो नीट 2020 है ना? जो कि आपका 26 जुलाई को आप शेड्यूल. और ये जो क्लास है, आज जो क्लास होगी वो काइनेमेटिक्स, है ना? तो मैं वन बाय वन आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, उस न्यूमेरिकल्स को आप अटेम्प्ट करें, राइट? तो फास्टली अटेम्प्ट करोगे और मैं जब उसको समझा दूंगा तो आपको इमेंसली विल बी बेनिफिट, उससे आपको काफी फायदा होगा.
तो सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं एज एग्जांपल 1, है ना, इधर इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक कोई पार्टिकल है जिसकी की इनिशियल वेलोसिटी u और इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी a है, हाँ, दो चीजें दी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और अगर आप ईयरफोन यूज करोगे तो और ज्यादा इफेक्टिव है। इनिशियल वेलोसिटी इज u and acceleration is a. If sum of distance traveled in pth second and t plus 1th second is 100 meter, then find out speed after t second, है ना, क्या बताना कि sum of the distance traveled in the pth second and t plus 1th second is 100, then find out the speed after t seconds. जस्ट इसको अटेम्प्ट करो और मुझे आंसर बताओ। 10 सेकंड के फॉर्मूले के ऊपर बेस है। अब अपना कॉपी या पेन पेपर लेके बैठोगे क्लास में और क्वेश्चंस को उसमें आप अटेंड करो। Find out the speed of the particle after t seconds. क्या बोलना है? Just communicate कि if you get the answer. अगर आपका आंसर रहता तो मुझे कम्युनिकेट कर देना। कुछ 10 क्वेश्चंस से we revise the complete chapter. ना हर दिन कुछ 10 क्वेश्चंस करेंगे और उससे पूरे चैप्टर आपका रिवाइज। कुछ आंसर आया या मैं एक्सप्लेन करूं इसे?
जैसे वो जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में आज आप आ भी जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ पे करेंगे। यदि आप 10 क्वेश्चंस करोगे हो सकता है कि एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाए। एग्जांपल 1 सब 50। हाँ बिल्कुल सही है। आफ्टर 30 सेकंड्स स्पीड जो होगी दैट विल बी 50 मीटर दैट्स द करेक्ट आंसर, है ना? बिल्कुल सही आंसर इन्होंने बताया है कि इसकी जो स्पीड होगी आफ्टर 30 सेकंड इट विल बी 50 मीटर पर सेकंड, राइट? तो ये हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको नहीं किया है। कुछ नहीं, आपके पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट सेकंड, है ना? और ये होता है बेसिकली आपका u प्लस हाफ a इनटू 2n माइनस, ठीक होता है ना? तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ts सेकंड में, तो हो जाएगा u प्लस हाफ a, है ना, इनटू यहाँ पे जाएगा बेसिकली आपका 2t माइनस 1, है ना? फिर आपको डिस्टेंस निकालना है t प्लस 1 सेकंड में, तो u तो सेम ही था, हाफ a भी सेम है, यहाँ पे t की जगह पे t प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 आ गया। अब इसने ही तो बोला है कि इन दोनों का सम जो है 50, जैसे आप इन दोनों का सम करोगे तो वो सम जो होगा वो 50 होगा कि ts सेकंड में इसका जो डिस्टेंस है और t प्लस 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है ये दोनों का सम 50, राइट? तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे हम ऐड करेंगे ना आपके अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू यू प्लस 8, ये 100 है, सॉरी ये सेकंड का जो है ये 100 मीटर, u प्लस 8 इक्वल टू 100 आ जाएगा। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल डेफिनेटली गेट दिस आंसर, 2 into u plus 80 की वैल्यू इक्वल टू जाएगा 100 आ जाएगा। तो आपका आ गया कि यहाँ से u plus 80 की वैल्यू क्या होगी, u plus 80 की वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, राइट? और u plus 80 क्या होता है, v होता है, एज पर द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स जो u plus 80 होता है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, जैसे कि आपके v, तो हम v लिख सकते हैं, v इक्वल टू u plus 80 हो जाएगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे कि आपके 50 मीटर पर सेकंड, राइट? तो ये आपका गया, जस्ट आपने थोड़े से स्टेप्स यूज किए उससे आपने v ले लिया। कई बार इस क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि कुछ डाटा तो दिया ही नहीं हुआ है, ना u दिया है ना ये दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी देखो आंसर आ रहा है ना? क्योंकि ऑटोमेटिकली u plus 80 की वैल्यू हो जाती है और u plus 80 ही v होता है जो कि वेलोसिटी आपको क्या होता है, जैसे कि आपके 30 सेकंड्स, राइट? ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, राइट? ये क्वेश्चंस के भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं काइनेटिक्स, है ना? कई बार पहले भी आ चुका है और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, राइट? ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे, है ना? जस्ट राइट इट डाउन, इसके बाद मैं आ जाता हूँ एग्जांपल 2, है ना? इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल 2। देखो एग्जांपल 2 एक ग्राफ का क्वेश्चन, यहाँ पे ग्राफ है v स्क्वायर वर्सेस s, भाई इसके लॉन्ग स्पीड का स्क्वायर है और इसके लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट s, v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का क्या है, जैसे कि आपका ग्राफ, और ये जो ग्राफ है वो इस तरह से दिया हुआ है ना, वो स्ट्रेट लाइन है, v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ, और ये है आपका 100 और x एक्सिस के अलॉन्ग आपको दिया हुआ है 25 और s जो है वो मीटर में, सारी चीजें ये सही नोट करेंगे। तो किसी पार्टिकल के मोशन का ये v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ, है ना? बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ आपको दिया हुआ है, राइट? तो आपको इस केस में बताना है कि फाइंड आउट एक्सीलरेशन एंड टाइम आफ्टर व्हिच पार्टिकल स्टॉप्स, दो चीजें आपको करनी है, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन एंड टाइम आफ्टर व्हिच पार्टिकल स्टॉप्स, है ना? कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कितने टाइम के बाद पार्टिकल स्टॉप्स, दिस विल हैव टू कम इन, राइट? इसको भी ट्राई करो आप थोड़ा सा, कहीं भी क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं होगी तो आप पूछ लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा? टाइम आफ्टर व्हिच पार्टिकल मोमेंटली स्टॉप. Are you getting any answer? या मैं एक्सप्लेन करूं?
ओके, आई विल गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट आप ध्यान से समझना इसे। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो नॉर्मल जो ग्राफ होते हैं, जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है, ये इसके बारे में आपको नॉलेज काफी होती है कि उसका एरिया होता है, ये होता है, स्लोप लेते हैं। लेकिन ये जो है ना, बी स्क्वायर वर्सेस एस का ग्राफ, और ये एक स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या ना, कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखेंगे। तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जो होता है, वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c, है ना। कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c होगा। तो y एक्सिस का लॉन्ग तो v स्क्वायर, v स्क्वायर लिख दिया। इस लाइन का स्लोप आप ले लो, तो स्लोप हो जाएगा 100/25, और 100/25 में, और ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप में से यहाँ -4 आ गया। और x एक्सिस के लॉन्ग आपका s है, s की जगह पे x ले लो, प्लस आपका सम कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट इस केस में 100 हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट इस केस में जो इंटरसेप्ट होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो अब ना, जब भी इस तरह से कोई ग्राफ आता है, किसी भी चीज का ग्राफ, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c। तो y एक्सिस के लॉन्ग को v स्क्वायर आ गया, स्लोप आपका -4 आ गया, x आ गया, प्लस कुछ इंटरसेप्ट कितना आ गया, इसलिए आपका 100 आ गया। अब मुझे निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, x के रिस्पेक्ट, है ना। कि पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट। तो ऐसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, v स्क्वायर का हो जाएगा 2v, और ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, -4 आ गया, और एक कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आप देखो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया कि v into dy/dx की जो वैल्यू होगी, वो -2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और v into dy/dx क्या होता है, एक्सेलरेशन तो होता है। जब भी हम एक्सेलरेशन लिखते हैं, either we write dv/dt एज अ टाइम के साथ, या हम लिखते हैं i is equal to v into dy/dt, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं, इसलिए आपका L कि -2 मीटर पर सेकंड, राइट। एक्सेलरेशन आ गया, और अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। ये जो भी एक्सेलरेशन आया है, वो एक्सेलरेशन कैसा है, इसलिए आपका कांस्टेंट। तो आपको पता है, जब भी कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो वी नो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स वैल्यू, राइट। तो इसमें यही तो पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द टाइम आफ्टर व्हिच द पार्टिकल स्टॉप्स। तो हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज कर लेंगे, v इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल v आपको 0 करना है। इनिशियल u कितना था, देखो v स्क्वायर 100 है, मतलब v की वैल्यू 50 हो जाएगी, और एक्सप्रेशन -2 आपने निकाल लिया है टाइम, है ना। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। कि v स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, v स्क्वायर है तो ये 50 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई v स्क्वायर 100 है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, माइनस एक्सप्रेशन की वैल्यू -2 जानते हैं, प्लस टाइम की वैल्यू आ गई। तो टाइम जिसमें कि पार्टिकल स्टॉप होगा, दैट विल बी द 5, है ना। कि 5 सेकंड के बाद पार्टिकल क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आते हैं, जिसमें कि कोई स्ट्रेट लाइन होगा, तो इससे आप उसकी इक्वेशन लिखें, y m स्लोप होता है, और c इंटरसेप्ट होता है। भाई x इक्वल टू 0 पे इसकी जो वैल्यू, और उसको जस्ट डिफरेंशिएट करके आपका आंसर, एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी, वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और टाइम 5 सेकंड के बाद पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसलिए आपका स्टॉप। तो दिस इज द एग्जांपल 2, ठीक है। तो इसका सर राइट इट डाउन, दिस वे कैन। आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। हो सकता है एग्जांपल नंबर 3 पहले आपने किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो ये एग्जाम में आता है, हमेशा हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ वन वे और अदर फॉर्म में पूछा जाता है। वैसे इसके बारे में काफी स्टूडेंट्स को नॉलेज। ये आपका कोई टावर है ऑफ सम हाइट h, है ना। और यहां से वी प्रोजेक्ट 3 स्टोन साइमल्टेनियसली। 3 स्टोन्स को हम साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट करते हैं। एक स्टोन को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं विद स्पीड u, एक स्टोन को हम प्रोजेक्ट करते हैं डाउनवर्ड, है ना। कि यहां से 3 स्टोन्स को हम साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट करते हैं। जो ए स्टोन है, इसको आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया विद u, है ना। और जो आपका बी स्टोन था, सेम केस से इसको आपने डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया बी, और सी स्टोन को आपने हॉरिजॉन्टली विद सेम स्पीड, एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को हॉरिजॉन्टली। तो आपको पता है, सबसे पहले ग्राउंड में जो पहुंचेगा वो बी पहुंच जाएगा,
एंड सपोज टेक टाइम टीवी रीच द ग्राउंड, उसके बाद जो पहुंचेगा ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके बी पहुंच जाएगा। इसको जो टाइम लगता है सपोज आपका सी पहुंच जाएगा, वही जिसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया वो सबसे पहले पहुंचेगा, और जेंटल प्रोजेक्शन जिसको सी को आपने किया था उसको टाइम किसी लगता है सबसे लास्ट में ये, और इसको जो टाइम लग रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में दैट इज सपोज टू, हाँ भाई जिसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है आपका टी। आपको ये बताना है कि फाइंड आउट relation between relation between TA, TB and TC। ये जो रिलेशन होगा TA, TB और TC में वो क्या होगा वो आपको निकालना है, राइट? तो कैलकुलेट कर लो आप इसे। TA, TB एंड TC में क्या रिलेशन, अगर आपको पहले से इसका आंसर याद है तो याद वाला निकाल सकते हो, क्योंकि नीट जब हम एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें पहले से याद ही है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द TA, TB एंड TC? तीनों को अगर टाइम TA, TB, TC लगता है तो इसमें क्या रिलेशन? Find out the relation between the TA, TB and TC. Yeah.
फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टीए टीबी एंड टीसी, है ना। जो भी आंसर आ रहा है मुझे कम्युनिकेट करो, इवन इफ यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर। लेट मी एक्सप्लेन, है ना। मैं बताता हूं वैसे, देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को याद ही रहता है। मैं इस केस में टीए टीबी और टीसी का क्या रिलेशन है, जस्ट एक्सप्लेन। देखो क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं सिंपल सा ये फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, अलोंग y एक्सिस। इसके अलोंग हम यूज करेंगे इसको y एक्सिस के, है ना, y एक्सिस के अलोंग हम यूज कर लेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब देखो ये सेम इक्वेशन में तीनों स्टूडेंट के लिए लिखूंगा। इफ आई राइट फॉर a, तो जब मैं a के लिए लिखूंगा तो a जब वहां से नीचे आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल से नीचे आया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा, इसलिए आपका माइनस h। डिस्टेंस में भी डिफरेंट हो सकता है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस h। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द a, u, अपवर्ड डायरेक्शन में इसके पॉजिटिव होगी, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है। आपको पता है पूरे केस में g डाउनवर्ड लगेगा इनटू t, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी फॉर a स्टोन, है ना, के स्टोन के लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया लॉन्ग बाय x। ऐसे हम इसको अप्लाई कर देंगे b के लिए, है ना। तो b के लिए भी डिस्प्लेसमेंट तो माइनस h ही है, u माइनस u, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी उसके डाउनवर्ड थी। इसको टाइम लग गया dv, और g तो सबके डाउनवर्ड ही लग रहा है, हाफ g into dv स्क्वायर। ऐसे हम अप्लाई करते हैं इसको c के लिए, तो c का भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस h, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी c की कितना जाएगी, g माइनस हाफ g into tc स्क्वायर। तो तीन इक्वेशन आ गया। आपको पता है कि इनिशियली c की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी g हो जाएगी। तो आपने a स्टोन के लिए ये लिख लिया, b स्टोन के लिए ये लिख लिया, और c स्टोन के लिए आपने ये लिख लिया। अब प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा ये इक्वेशंस तो हम लिख लेते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी ट्रिक्स यूज होती है। ये बहुत इजीली ऐसे सॉल्व नहीं होता है, बल्कि इसमें आपको पता है ना कि u को एलिमिनेट करना है, h को एलिमिनेट करना है, बाकी कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ रिलेशन किसके बीच में आना चाहिए, इसलिए आपके टाइम के बीच। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्किल अगर हम यूज करें तो फर्स्ट इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई विथ टीबी, टाइम टीबी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड स्टोन को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम टीएस। पर्पस ये है कि वाला टर्म आपको कैंसिल करना है, भाई पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, कि मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस एच कॉमन, इनटू ये आ जाएगा बेसिकली आपका टी ए प्लस टी, है ना। और यहाँ पे ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, और इस जगह पे आ जाएगा इक्वल टू माइनस हाफ जी, है ना, इनटू टी ए टी बी। अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आपका टी ए प्लस, है ना। मैंने क्या किया आपने कि फर्स्ट इक्वेशन को टीबी से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को टीए से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और फिर दोनों को ऐड करके आपका ये आ गया। तो अब देखो ये टीए प्लस टीबी कैंसिल आ गया, और जो एच की वैल्यू आ गई वो सिंपल इन दोनों को सॉल्व करके आ गई हाफ जी इनटू टीए टीए टी, है ना। तो एच की वैल्यू ये आ गई, और अब ऐसे होता है सी थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग एच की वैल्यू ये है, और दोनों में एच तो सेम ही है, तो हम दोनों के एच को क्या कर देंगे, जैसे कि आपके जैसे हम इसको इक्वेट करेंगे यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा आपका, भाई एक इक्वेशन से ये चीज है हाफ जी इंटू टीसी स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन से ये चीज दिया हुआ है हाफ जी इंटू टीएटी, है ना। तो आपको पता है इस केस में हाफ जी की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, यहां से टीसी की वैल्यू है, और टीसी जो होगा वो अंडर रूट ऑफ टीएटी है ना, कि टीसी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ टीए इंटू टीटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, कि हमेशा इसको आप याद रखना,
कि बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को पता ही होता है एक स्टोन को अगर हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, दूसरे को नीचे थ्रो कर रहे हैं और तीसरे को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, बात एक ही होती है। तो इनकी जो टाइमिंग्स में रिलेशन होता है टीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी इनटू टी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि टीसी की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, अंडर रूट ऑफ टी इनटू टी। होता क्या है एग्जाम में ए और बी सेकंड्स में दिए होते हैं कि भाई ए को इतना टाइम लग रहा है, बी को इतना टाइम लग रहा है, तो सी को क्या टाइम लगेगा, आप सीधे इस क्वेश्चन से निकालिए। तो ये आपकी फॉर्मूला लिस्ट में आप इसको भी इंक्लूड करें, है ना, कि आपके फॉर्मूला लिस्ट में ये फॉर्मूला भी इंक्लूड होना चाहिए, राइट। तो आप इसको तो दिस वे वी सॉल्व। ये एग्जांपल 3 हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 3 के बाद वी कम टू द एग्जांपल 4, है ना। एग्जांपल 4 भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है ना। एग्जांपल 4 अगर आप कर लोगे तो ग्राफ का पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो कार्स हैं, इस तरह से देयर इज टू कार्स, है ना। ये इस केस में आपको जो दिया हुआ है देयर इज टू कार्स, है ना। एक कार आपका ए है एंड अदर कार इज बी। A is ahead of B by 10.5 मीटर। ये 10.5 मीटर से आगे दो कार है ए एंड बी और दोनों मूव कर रही है। और जब दोनों की मूव कर रही है तो इनकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ दिया है ना। दोनों मूव कर रही हैं, ए आगे है बी पीछे है और दोनों इस तरह से मोशन में है ना। और दोनों का ए वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम आपको ग्राफ दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तो जो कार बी है इसकी वेलोसिटी जो कार ए है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। कार ए की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है और ये 10 मीटर पर सेकंड, है ना। और कार बी जो है इसकी रेस्ट से स्टार्ट होता है और ये एक्सीलरेटेड मोशन से स्टार्ट है ना। और इस तरह से दिस इज द ग्राफ फॉर कार बी। ए की वेलोसिटी कांस्टेंट है और कार बी जो होगी धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। और ये एंगल आपको दिया हुआ है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितना वैसे किया आपका 45 डिग्री, राइट। तो ये पहले 10.5 मीटर था। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फाइंड आउट टाइम व्हेन कार B कैचेस कार ए। कितने टाइम के बाद कार बी जो होगी वो कार ए को क्या कर लेगी, कैच कर लेगी, हाँ। कि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो एक स्टेज पे दोनों सेम पोजीशन पर है, तो कितने टाइम बाद वो कैच कर, है ना। किस तरह से किसी टी टाइम के बाद दोनों यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे ए है वहीं पे आपका बी है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करो, इसको ट्राई करो।
मतलब कितने टाइम के बाद कार बी जो होगी कार एज को कैसे क्या पता।
21 कितना गया बेटा? क्या टाइम है? 21 क्या टाइम आ गया? 21 सेकंड। बिल्कुल 21 सही आंसर है, वेरी गुड, है ना? बहुत सही आंसर आपने बताया है। टाइम की वैल्यू 21 सेकंड, टाइम इज 21 सेकंड, बिल्कुल सही आंसर, है ना? टाइम की जो वैल्यू होगी दैट इज 21 सेकंड्स, है ना? सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज ऐसा किसी टी टाइम के बाद होता है, मैं सजूम कर लेते हैं कि ऐसा जो भी हो रहा है किसी टी टाइम के बाद होता है, और टी टाइम के बाद जब हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसकी v की जो वेलोसिटी है कोई यहाँ पे v हो जाती है, अज्यूम बस चीज होती है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है बेसिकली आपको 45 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ से इसको कर लूंगा, है ना? आप देखो कि जो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट तो होता है, कि अगर हम बात करें एरिया अंडर वीटी ग्राफ, राइट, वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है ये हमेशा किसके हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, है ना? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ किसकी हो जाएगा? सके आपके डिस्प्लेसमेंट के। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि अगर दोनों एक जगह पे आ रहे हैं तो ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो इतना होगा जो कि इस एरिया से आ जाएगा, है ना? लेकिन बी का डिस्प्लेसमेंट 10.5 मीटर भी होगा, है ना? कि भाई जो बी का डिस्प्लेसमेंट है वो 10.5 मीटर एक्स्ट्रा होगा, प्लस आपका जो इसने डिस्प्लेस किया हुआ पूरा, है ना? कि भाई इसका इस तरह से हम दोनों के एरिया को क्या करेंगे, जैसे कि आपका इक्वेट करेंगे, भाई ए का एरिया निकालोगे, ए यहां से वहां पहुंच गया इस टाइम में, राइट, और बी जो है वो पूरा इस तरह से आपका पहुंच गया, है ना? तो हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, भाई जो बी का डिस्प्लेसमेंट होगा इस टी टाइम में यहां से स्टार्ट होकर वहां तक, इसमें ए का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा, राइट? तो बी का डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा आपका, इसका एरिया हो गया, बी एरिया हो जाएगा हाफ v इंटू टी, है ना? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू आई, और ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा इसका ये इक्वल हो जाएगा 10.5 मीटर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है, तो प्लस 10 इंटू टी आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई कि भाई इस टी टाइम में अगर ये यहाँ से स्टार्ट होकर टी टाइम में यहाँ पे पहुंच रहा है तो ट्रायंगल के इस पूरे एरिया से इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया हाफ v इंटू टी, जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा v का उसका 10.5 मीटर किया प्लस a का डिस्प्लेसमेंट, a का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जैसे कि आपका ये जो एरिया जो उसने टी टाइम में ट्रेवल किया है 10 इंटू टी टाइम। अब इसमें प्रॉब्लम है कि अननोन्स 2 है, मैं उसके ये एंगल 45 दिया था, तो अगर एंगल 45 डिग्री हो तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, सेम हो, मतलब वेलोसिटी की जगह पे वी कैन सिंपली राइट, है ना? वेलोसिटी की जगह पे भी हम क्या पुट कर सकते हैं, जैसे कि आपका टी लिख सकते हैं, तो जैसे हम टी लिखेंगे आपको एक टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, जैसे हम सॉल्व करते हैं तो टाइम की वैल्यू बिल्कुल अननोन से होता है, टाइम की वैल्यू जो होगी वो कितने जाएगी, जैसे कि आपकी 21 सेकंड्स, 21 सेकंड्स में ये पूरा क्या कर लेगा, ट्रैवल करते हैं हम इस तरह से इसको डिफाइन, तो इस तरह से एरिया अंडर द कर्व को हमने क्या किया, यूज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया एग्जांपल नंबर 4। ऐसे वहां पे एग्जांपल नंबर 5 पे, एग्जांपल नंबर 5 में वी टेक वन क्वेश्चन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, हां थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल, है ना? ऐसे एग्जांपल 5 वी टेक द क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में क्या है कि एक इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है एंड इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल इज 30 डिग्री, और ये पूरा का पूरा इंक्लाइन प्लेन जो है ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से वी प्रोजेक्ट ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, है ना? प्लेन पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है, लेकिन प्लेन के रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, इसको हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको क्या है ये इस तरह से जाके इसको स्ट्राइक करेगा, हाँ? तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन projectile strike inclined plane, या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन, कितने टाइम में इंक्लाइन प्लेन को जाके ये स्ट्राइक, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हैं तो उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, पक्का आ जाएगा, बेसिक्स यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं होता,
है ना, किसी ऐसे स्पेशल फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है। आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स का सिंपल से एक्सेस चेंज करके वी अप्लाई द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। वन बाई रूट थ्री
है 1/√3. लेट मी चेक. हाँ बिल्कुल सही आंसर. दैट इज द करेक्ट आंसर. n की जो वैल्यू होगी दैट इज 1/√. बिल्कुल सही है ना. सही है. 1/√3 सेकंड इज द करेक्ट. देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई बहुत अच्छा इस तरह से नहीं कि कोई स्पेशल फॉर्मूला वगैरह आपको यूज करना है. कुछ नहीं. बस आप थोड़ा सा एक्सेस चेंज कर दो, है ना. कि आप एक तो इस इंक्लाइन प्लेन के फ्रेम में चले जाओ और एक्सेस आपने चेंज कर दिया. दिस इज एक्स एक्सेस और ये आपका हो गया वाई. है ना. जस्ट आपने एक्सेस जो लिया है वो इंक्लाइन प्लेन के अराउंड एक्स एक्सेस ले लिया और इसको क्या ले लिया बेसिकली आपका वाई. और उसके बाद ये ओरिजिन हो गया, है ना. और ऑब्वियस बात है कि अगर आप इस बॉल का एक्सेशन प्लेन के रिस्पेक्ट में लोगे तो इसमें एक 10 और भी आ जाए. अब देखो जी तो होता ही है भाई, जब भी एयर में होगा तो एक जी लग रहा होगा और ये अगर ऊपर जा रहा है तो प्लेन के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेशन एक जी 10 डाउनवर्ड भी आ जाएगा. मतलब इसका जो इफेक्टिव जी होगा वो 10 + 10 हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इसको समझना, ये जी तो डाउनवर्ड होता ही है लेकिन पूरा का पूरा प्लेन ऊपर जा रहा है ना. प्लेन के रिलेटिव में जब हम लेंगे तो एक 10 डाउनवर्ड भी आ जाएगा. मतलब इसमें सिंपल से इक्वेशन आ गई कि इसकी प्लेन के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और एक जी की जगह पे एक्सटेंशन जो लग रहा है वो 20 का लग रहा है ना, रिलेटिव एक्सटेंशन. अब हम सॉल्व करते हैं. तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है कि इस 10 को आप रिजॉल्व कर दो. ये एंगल 30 डिग्री है. ये आपका हो गया 10 cos 30 और ये हो गया 10 sin 30, है ना. ऐसे ही हम इस 20 को भी रिजॉल्व कर देंगे, है ना. तो 20 के इसके लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा ये 20 cos 30 है ना. मतलब y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 10 sin 30 है और y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल एक्सप्रेशन जो है वो 20 cos 30 है ना. 20 का हमने इसके लॉन्ग क्या लिया, कंपोनेंट ले लिया. ये भी एंगल 30 डिग्री है. और उसके बाद आप ये इक्वेशन लगा लो, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स अलोंग द y एक्सिस uyt प्लस हाफ ay into t स्क्वायर. सब कुछ y एक्सिस के लॉन्ग लेना है. अब हम x एक्सिस को बोल रहे हैं क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं तो उसमें x को मतलब नहीं होता. हाँ अगर रेंज निकालना होता तो हम x को कंसीडर करते, लेकिन आपको तो टाइम निकालना है ना. तो आप थोड़ा ध्यान दो, जब पार्टिकल यहां से यहां पे आएगा तो y एक्सिस के लॉन्ग तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. अभी भी ओरिजिन पे था, y इक्वल टू 0 पे अगेन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस 0. व्हाट इज द uy 10 sin 30 means 5 into t. व्हाट इज द ay डाउनवर्ड है तो ये आपको हो जाएगा 20 cos 30. हाफ ऑफ 20 cos 30 में 10√3 आ जाएगा into t स्क्वायर, है ना. तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे जस्ट इक्वेशन आपने y एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई कर दिया तो एक t का पावर तो कैंसिल हो गया, यहां से t की वैल्यू होगी, है ना. कि t की वैल्यू जो होगी वो 1/√3 सेकंड्स होगी. बिल्कुल सही. इट इज 1/√3 सेकंड्स में ये पार्टिकल अगेन किसको स्ट्राइक कर लेगा, जैसे कि आपके ये हो गया एग्जांपल नंबर 5. राइट. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इस तरह से इंक्लाइन प्लेन में क्वेश्चंस आते हैं. उस टाइम पैनिक नहीं लेना है कि फॉर्मूला तो मुझे याद ही नहीं है. कुछ नहीं है. एक्स और वाई सेपरेट करो और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स अप्लाई करो. रेंज निकालना होगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई. तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ये हम इस तरह से इसको solve करते हैं. ये आपका ये. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 6 पहला. एग्जांपल नंबर 6 में ऐसा दिया हुआ है कि ये कोई पार्टिकल है ए, है ना. और यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ और एक दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है बी. दो पार्टिकल हैं. रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है ये. एक ए है दूसरा बी है. एक की ओर से जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस है दैट इज योर 3 मीटर ओ से डिस्टेंस. और बी पार्टिकल की इससे जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज ये आपका है 4 मीटर, है ना. ए पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी u से, बी पार्टिकल भी सेम वेलोसिटी से u से मूव. तो आपको ये दोनों स्ट्राइक नहीं कर सकते. स्ट्राइक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कम है तो पहले ये ओ पे पहुंच जाएगा और बाद में ये, है ना. लेकिन अब उस बात है दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं तो मूव करते जाएंगे और इसके बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगी, है ना. डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी
और एक स्टेज के बाद ये फिर से इसके डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो इस केस में आपको ये बताना है कि अगर ये बीच वाला एंगल, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड आउट minimum distance of approach. Minimum distance of approach. इसकी minimum distance of approach कितना इसका minimum distance of approach होगा if this angle is 60. है ना, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे तो इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, उसके बाद एक सेपरेट हो जाएंगे, फिर बढ़ती जाएगी, तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या शॉर्टेस्ट बिटवीन देम क्या होगा?
√7 तुम्हारा रूट 7 किससे बोलो? √7 √7 तो नहीं है ऐसे। हाँ, √7 इज नॉट करेक्ट। √7 इज नॉट करेक्ट। तो लेट मी एक्सप्लेन, मैं बताता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसमें कोई आपको पैनिक नहीं लेना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बाइसेक्टर ले लो, है ना, और ये वाला जो एंगल है ये आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा सर, आपका 30 डिग्री। जस्ट हो गया, है ना, टोटल एंगल 60 डिग्री है, 30 डिवाइड कर दिया आपने। इसके बाद आप u को रिजॉल्व, ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी u cos 30 डिग्री, और ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी u sin 30। ऐसे इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos 30 डिग्री, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u sin 30। हाँ, तो ये जस्ट हमने लिया। प्रोबेबिलिटी कि इसको अगर हम वैसे सॉल्व करें तो बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है हमने। ए और बी दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। अब इसमें रिलेटिव में आ जाते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, बी पे को ए का मोशन कैसा लगेगा, है ना, ग्राउंड से दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन बी के अकॉर्डिंग ए का मोशन कैसा होगा। बी के अकॉर्डिंग इसमें कोई हॉरिजॉन्टल मोशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही है ना। अगर दोनों के डायरेक्शन सेम है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, आपकी जी। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सेम डायरेक्शन की वेलोसिटी माइनस होकर 0 हो गई, और अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब अगर हम मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ले लें, राइट, मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ले लें, तो एकदम सिंपल सा। यहाँ पे ए पार्टिकल था, मैं बना रहा हूं ऐसे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ था, और यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल था बी, है ना, और इसकी डिस्टेंस 3 मीटर थी, और ये डिस्टेंस 4 मीटर। अब ए के बी, ये मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कोई मोशन तो होगा नहीं, सिर्फ वर्टिकल मोशन। और वर्टिकल मोशन किससे हो जाएगा सर, ये आपका ये 2u sin 30 से, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने लिख दी, राइट। और जैसे मैंने मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ले लिया, तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं वो तो रेस्ट पे जाता है, ये तो मूव करेगा नहीं। दोनों वैसे मूव कर रहे थे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में क्या होगा, बी रेस्ट पे होगा, और सिंपल ए ऐसे मूव करेगा, है ना। और ए जैसे इसकी तरफ मूव करेगा डिस्टेंस कम होती जाएगी इसकी, और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। मिनिमम डिस्टेंस जो होगी ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो होगी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी डी, है ना, क्योंकि जब ये यहाँ भी पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, आता जाएगा जब ये परपेंडिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा जो आपका ए होगा, है ना, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी मिनिमम हो जाएगी। सिंपल ज्योमेट्री से हम इसको निकाल सकते हैं। आपको पता है कि दिस इज 3 मीटर और ये पूरा 4 मीटर था, तो डिफरेंस 1 मीटर होगा, है ना। ये जो चीज होगी यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। और उसके बाद ये एंगल को हम जानते हैं, ये एंगल आपकी 30 डिग्री, है ना। तो जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो जाएगी डी मिनिमम, जस्ट वो 1 का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, तो 1 cos 30 है।
है ना। 1 cos 30 का मतलब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा √3/2 है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो होगी वो √3/2 मीटर हो जाएगी। अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो ये चीज हो जाएगी 50 √3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। तो देखो एक लाइन का सॉल्यूशन है। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी मोशन में ऑप्शन आपके पास अप्रोच होती है कि अगर मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप ले रहे हो, रिलेटिव ले रहे हो, तो जिसके रिस्पेक्ट में रहते हैं वो रेस्ट है, सिर्फ एक ही चीज पर मूव करते हैं। तो डिस्टेंस कम होता गया, मिनिमम डिस्टेंस आ गया, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि आपका अटेम्प्ट। ये आपका एग्जांपल नंबर 6। तो काफी चीजें इससे भी क्लियर होती हैं। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7 है ना। एक बोट एंड रिवर ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 7 में बोट एंड रिवर, है ना। ये बोट एंड रिवर क्वेश्चन, बोट एंड रिवर, है ना। इस तरह से आपका कोई रिवर है ना, विद सम विड्थ d, है ना। रिवर की वेलोसिटी आप ले लो vr एंड बोट की वेलोसिटी vbr दी है ना। बोट की वेलोसिटी कितनी है, जैसे कि आपकी vbr मींस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट। ये कुछ केस है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर की विड्थ जो है वो कितनी है, जैसे कि आपकी d। ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर, इट हैज बीन गिवन। अब क्वेश्चन ये है, इफ boat crosses the river in minimum time, it takes 12 minutes, है ना। minimum time it takes 10 minutes, 10 minutes with drift of 120 मीटर, है ना। कि अगर ये बोट रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करते हैं तो उसको 10 मिनट्स लगते हैं, और ड्रिफ्ट कितना आता है, 120 मीटर लगता है। इफ बोट क्रॉसेस river in shortest path, it takes 12.5 मिनट, हाँ। तो दो दिया हुआ है, अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है तो 10 मिनट लगता है, और शॉर्टेस्ट पाथ में फॉलो करता है तो 12.5 मिनट्स लगता है। देन फाइंड आउट, इस केस में जो आपको निकालना है, देन फाइंड आउट विड्थ ऑफ द रिवर। सबसे पहले इस केस में 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। देन फाइंड आउट फर्स्ट विड्थ ऑफ द रिवर, सेकंड velocity of boat with respect to river, and third velocity of the river। ये कितना, तो इससे सारे बोट एंड रिवर के प्रॉब्लम आपके रिवर you understand the question। तो जैसे आज हमने ना, आज जैसे हमने काइनेमेटिक्स किया है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आना, वी विल अटेम्प्ट द लॉज ऑफ मोशन। हर क्लास में एक एक चैप्टर हम करते जाएंगे। तो आज काइनेमेटिक्स कर लिया, नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे तो ज्यादा फायदा होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा अटेम्प्ट करें, और सारे क्वेश्चन ये एकदम वो होंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं या कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट।
Okay, take this question as a homework. हाँ कि आप इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क ले जाओ, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस, है ना? घर पे ट्राई करना और आंसर मुझे बताना, आई विल वेरीफाई एंड इसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, राइट? नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ रिवीजन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, राइट? और जो भी डाउट्स होंगे उसमें आप पूछो, राइट? ओके, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Bye to everyone. Yes, sir.